हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट को यूपीएससी के बारे में सोचना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही पेशेंस के साथ कर सकते हैं और अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको 10th क्लास से ही आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने स्कूल वाले 10th वाले बच्चों के को अभी से ही यही सलाह दूंगी कि अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो आपको अभी से ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑप्शनल जो भी लेने होते हैं उसके लिए आपको 10th के बाद क्या लेना है, अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, और क्या नहीं लेना है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो 10th के बाद 11th क्लास में ऑप्शनल हमारे पास एक साइंस होता है और एक आर्ट होता है, और अदर हमारा जो एसएसटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो इनको लेकर आपको सोचना होगा। जैसे कि अगर आप जैसे ही आप 11th में आते हैं और आपको यूपीएससी में जाना है तो आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वैसे आपको मैं एक एडवाइस यही दूंगी कि अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी ही रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है जो हमें ऑप्शनल में इतना हेल्प नहीं करता, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगल सब्जेक्ट है। अगर हम ऑप्शनल में हिस्ट्री या ज्योग्राफी लेते हैं तो हमारे जो और भी एग्ज़ाम होते हैं और उन सब में भी हमें ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हिस्ट्री, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड उसमें सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शनल भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी ही लेते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अदर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होगा। बट अगर आप मैथमेटिक्स से ऑप्शनल में लेते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रिपरेशन करने पर, हिस्ट्री भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप 11th में हैं, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। अगर आप 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं और यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, इनसे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ले। ओके। फिर और अगर आप मैथमेटिक्स या पीसीएम लेते हैं तो आप देख लीजिएगा, पीसीएम भी इम्पोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि आप पीसीएम को कम समझे, बट यूपीएससी में जाने के लिए आपको पीसीएम और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर इन सब को बराबर पढ़ना होगा। ठीक है। नाउ 11th 12th के बाद हमें पता है कि यूपीएससी ग्रेजुएशन मांगता है भाई, तो ग्रेजुएशन में भी अब हमें सोचना होगा कि हम क्या सब्जेक्ट लें कि हमें जो यूपीएससी में भी हेल्पफुल हो। तो आप ग्रेजुएशन में देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा हेल्पफुल मिल सकती है। बस मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस वगैरह सब्जेक्ट लेते हैं तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप अदर क्वेश्चन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होगा। तो इसके बाद अब मैं आपको ज्योग्राफी में 1991 से लेके 2010 तक का क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ओके। इसमें प्रश्नों की प्रवृत्ति बदलना भूगोल में एस्पिरेंट्स और ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट की सलाह देता है। जैसे भूगोल में भारत और विश्व सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आप इस भाग में 17 से 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पिछले वर्ष के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रॉम 1981 से 210 तक प्रश्न कैसे पूछे जाते थे। तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणों की घटना अधिकतम कौन तब होता है जब सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पर होती है। किस पर होती है ये आपको देखना है। यहाँ पे किस पर होती है। सूर्य का संयोग कोण
मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यही बताऊंगी कि 1981 से लेकर 2010 तक का क्वेश्चन बैकग्राउंड कैसा आता था और कैसा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहा, अब कैसे आते हैं एंड बीच में कैसे क्वेश्चन आए। तो जिससे आप अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आप यहाँ पे देखते जाइए। फसलों के नाम, स्थितियों की अवस्था, बढ़ती हुई अवधि के औसत टेम्परेचर कैसा रहा, अधिक बारिश, मिट्टी की परत के साथ जलोढ़ मिट्टी, विंध्य और सतपुरुष के बीच बहने वाली नदियाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे। क्या दक्कन मार्ग के बीच स्थित है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी भाषाई इकाई कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा होती है, क्यों होती है? इस सब का कारण आरक्षित वन क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर धीरे धीरे 1992 में तुलनात्मक रूप से प्रश्नों की संख्या कम हुई। पहले इतने सारे क्वेश्चन से धीरे धीरे क्वेश्चन का जो है नंबर संख्या कम होने लगी। तो शुष्क खेती के तहत अधिकतम क्षेत्रफल किस राज्य में है? फिर किस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे कि अभी ये देखिए आप, दुनिया में रेशम के प्रमुख उत्पादक क्या है? सुसंस्कृत मोती का उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्व एशिया में एक मातृभूमि बंद देश कहाँ है, क्या है नवे? तो 1993 से 2010 तक सवाल इस तरह से थे। इसके दिन की लंबाई, धुरी, झुकाव पृथ्वी के समान। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न नक्शों पर आधारित भी होते थे, अभी भी होते हैं, बट अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टान के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो आप देखते जाइए। फिर 2009 से 2010 में किस तरह का पैटर्न आया। साल 2011 में कैसे सवाल पूछे जाते थे, 2012 में कैसे सवाल पूछे जाते थे, 13 में फिर क्या रहा, 2013 में, फिर 2014 में साल में कौन से सवाल थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन चेंज पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो रहा है। 2015 में क्या सवाल थे, 16 में क्या थे, 2017 में सवाल किस टाइप के आए। फिर निम्नलिखित प्रमुखों को सावधानी से तैयार करें। भारत का भौतिक भूगोल, जल निकासी व्यवस्था, भारत में जलवायु, वनस्पतियाँ, मिट्टी, पारिस्थितिकी, कृषि, खाद्य फसल, बागवानी फसलें, नकदी फसलें, वृक्षारोपण फसलें, जल संसाधन और सिंचाई, प्रमुख सिंचाई बिजली परियोजना, पशुपालन, ऊर्जा संसाधन, इंडस्ट्री, भारत में पर्यावरण जागरूकता, सामाजिक वानिका, बाल श्रम, महिला कल्याण और विकास, एग्रोफोरेस्ट्री, आबादी, श्रम, आवास, उर्वरक, खनिज, भूमि सुधार, श्रमिक कल्याण योजना, बंजर भूमि का उत्थान, वैश्विक वातावरण में गिरावट, मत्स्य क्षेत्र, फसल उत्पादन योजना, वर्षा आधारित कृषि प्रणाली। तो इन सब टॉपिक को आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा। खेत के फायदे और नुकसान, खेत में कौन सी क्या क्या ज़रूरत होती है, भूमि के लिए उपयोगी क्या है, भारत में वन नीति क्या है, कृषि क्या है, वाणिज्य फसलें क्या है, विश्व भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। वैसे विश्व भूगोल इतना नहीं आता, ज़्यादा हमारा भारत का भूगोल ही पूछा जाता है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी नज़रें हमें विश्व के भूगोल पर भी डालनी होगी। तो आप देखिए आपको किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने आपको इसमें बता दिया है। आगे आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अगर पढ़ोगे नहीं तो सफलता दूर चली जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा ना पढ़ें, बल्कि बेशक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, बट पढ़े ज़रूर। हर रोज़ 2 से 4 टॉपिक क्लियर करें। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो फिर आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, रिवीजन करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।